हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माई टाइम स्पेस में। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने 2 वीडियोस बनाई थी, हाउ टू गेट अ पीआर इन जर्मनी एंड बेनिफिट्स ऑफ पीआर। तो जिन व्यूअर्स ने अभी हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं, मे बी आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के ब्लॉग में भी कुछ इसी से रिलेटेड बात होगी। आज का हमारा टॉपिक है जर्मन सिटीजनशिप के ऊपर, कि जर्मन सिटीजनशिप की कंडीशंस क्या हैं, आप कब एलिजिबल होते हैं और जर्मन सिटीजनशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जर्मन सिटीजनशिप क्यों लेनी चाहिए, ऐसे क्या रीज़न है। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको ना पीआर के अंडर मिलेंगे, ना ब्लू कार्ड के अंडर मिलेंगे और ना अदर वीज़ा कैटेगरीज के अंडर मिलेंगे। वो बेनिफिट्स आपको सिर्फ जर्मन सिटीजनशिप लेने के बाद ही मिलेंगे और उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में अब हम बात करेंगे। पहला बेनिफिट है, अगर आपके पास जर्मन सिटीजनशिप है तो आप ईयू के अंडर किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। आपको वीज़ा की टेंशन नहीं होगी, आपको वर्क परमिट की टेंशन नहीं होगी, आप डायरेक्ट वहां जाके जॉब कर सकते हैं। इवन ईयू के अलावा भी कुछ अदर कंट्रीज हैं जहां पे आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हुआ और आयरलैंड। ये बेनिफिट आपको दूसरे वीज़ा कैटेगरीज के अंडर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के जो स्कोप हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। तो ये था फर्स्ट बेनिफिट। तो सेकंड बेनिफिट की मैं बात करूं तो शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जर्मन पासपोर्ट जो है वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में से एक है। तो इसका मतलब जनरली ये होता है कि आप कई कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो जर्मनी के पासपोर्ट पे आप अराउंड 185 टू 186 कंट्रीज़ हैं जहां आप विदाउट वीज़ा एंटर कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको तब भी हो सकता है जब आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं, या आपको तब भी हो सकता है जब आप जॉब करते हैं और आपकी कंपनी वर्क रिलेटेड आपको ओवरसीज़ भेजती है, कभी एक कंट्री में कभी दूसरी कंट्री में। तो आपको बार बार वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जर्मन सिटीज़न हैं तो आप काफ़ी कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है, अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट है तो आप अनलिमिटेड टाइम तक बिना किसी टेंशन के जर्मनी से बाहर स्टे कर सकते हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है और पर्सनल भी। अगर हम दूसरे वीज़ा कैटेगरीज की बात करें, इवन पीआर के अंडर भी आपको 6 महीने के बाद जर्मनी वापस आना पड़ता है। लास्ट में कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास राइट टू वोट का बेनिफिट है, आप जर्मनी की गवर्नमेंट बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और राइट टू बीइंग अ सिविल सर्वेंट होता है, आप जर्मनी के गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जैसे सेंट्रल बैंक्स हैं, ईसीबी, इनकी जॉब्स भी सिर्फ ईयू सिटीजन्स के लिए ओपन होती हैं। तो आप ईसीबी टाइप के नेशनल बैंक्स जो होते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कुछ छोटे बेनिफिट्स हैं जो जर्मन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब बेनिफिट्स के बाद हम बात करते हैं कि आप जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए कैसे एलिजिबल होते हो, क्या क्या कंडीशंस हैं एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मन सिटीजनशिप किन वेज से मिलती है। इसके 3 वेज हैं, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय राइट ऑफ ब्लड एंड बाय राइट ऑफ सॉयल। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के अंडर भी डिफरेंट वेज हैं जिनमें आप जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें बस डिफरेंस आपके ईयर्स में आएगा, बाकी जो चेक लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको जर्मनी में रहते हुए 8 साल हो जाते हैं तब आप जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए जो चेक लिस्ट है आपको साइड में दिख रही होगी। उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वैलिड वीज़ा। आपके पास वैलिड वीज़ा होने का मतलब ये है कि आप अंडर स्टूडेंट वीज़ा जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना आप जॉब सर्च वीज़ा पे। आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जैसे पीआर, वर्क परमिट और ब्लू कार्ड। सेकंड रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल कंडीशन की। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए कि आप अपनी और अपनी फैमिली का एक्सपेंसेस उठा सकें। कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करना पड़े जर्मनी में रहने के लिए। तो एक तरह से आपको सैलरी स्लिप से ऐसा कोई प्रूफ दिखाना पड़ता है। थर्ड रिक्वायरमेंट है, आपके पास मिनिमम B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास B2 हो, C1 हो, C2 हो, ये और भी अच्छा है, पर मिनिमम B1 लैंग्वेज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि आपका जर्मनी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जितने भी टाइम आप जर्मनी में रहे हैं आपके अगेंस्ट कोई पुलिस केस या कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए।
5th रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी करंट जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ना पड़ेगा। आप डुअल सिटीजनशिप के साथ जर्मनी में नहीं रह सकते अनलेस आप EU के सिटीजन हैं या स्विट्जरलैंड के सिटीजन हैं। इस केस में आप दोनों सिटीजनशिप के साथ जर्मनी में रह सकते हैं। 6th पॉइंट है कि अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे आइनबर्गरुंग्स टेस्ट बोलते हैं या फिर इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन टेस्ट बोल सकते हैं। इस टेस्ट में जर्मनी से रिलेटेड लॉज की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। तो ये टेस्ट क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आप जर्मन सिटीजनशिप ले सकते हैं। सेकंड बेस जो नेचुरलाइजेशन के अंडर आता है उसमें आप 7 साल के बाद जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें एक कंडीशन ये है कि आपके पास ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए जिसको इंटीग्रेशन कोर्स बोला जाता है। बाकी चेकलिस्ट बिल्कुल सेम रहेगी जो हमने आपको पहले बताई, बस एक ये कोर्स जो है ये ऐड हो जाएगा और टाइम आपका 8 साल से कम होकर 7 साल हो जाएगा। 7 साल के बाद आप जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट केस जो नेचुरलाइजेशन के अंडर आता है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव नेचुरलाइजेशन। तो ये एप्लीकेबल है कि जब आप एलिजिबल होते हैं तो आपके जो स्पाउस हैं वो भी ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं जर्मन सिटीजनशिप के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी में आए, आपको रहते हुए 8 साल हो गए हैं जर्मनी में, आप एलिजिबल हो गए हैं जर्मन सिटीजनशिप के, तो अगर आपके स्पाउस ने आपको कुछ साल बाद भी ज्वाइन किया है और उनको फॉर एग्जांपल 2 या 3 साल ही हुए हैं तो वो भी एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए। तो आप एक तरह से जर्मन गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि आप अपने स्पाउस के साथ एक जॉइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप जॉइंटली जर्मन सिटीजन बन सकते हैं। बट वो जो चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स थी वो दोनों के लिए रहेंगी, जैसे B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो जो नेचुरलाइजेशन का टेस्ट है वो भी दोनों को क्लियर करना पड़ेगा। 4th पेज जो नेचुरलाइजेशन के अंडर आता है, अगर आपका स्पाउस जर्मन सिटीजन है तो उस केस में भी आप जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी शादी को 2 साल होने चाहिए और आपको जर्मनी में रहते हुए 3 साल होने चाहिए। बाकी आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी मैरिज सर्टिफिकेट और बाकी चेकलिस्ट बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये था जर्मन सिटीजनशिप लेने का फर्स्ट वे बाय नेचुरलाइजेशन। सेकेंड कैटेगरी जो जर्मन सिटीजनशिप के अंडर आती है वो है बाय राइट ऑफ ब्लड। तो राइट ऑफ ब्लड का मतलब ये है कि अगर किसी चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो जर्मन हैं, तो दोनों पेरेंट्स जर्मन हो या दोनों में से कोई एक भी पेरेंट जर्मन हो तो वो चाइल्ड ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है जर्मन सिटीजनशिप के लिए। मैटर नहीं करता कि वो चाइल्ड जर्मनी में बॉर्न हुआ हो या किसी भी और कंट्री में बॉर्न हुआ हो। तो जब वो चाइल्ड एडल्ट हो जाता है, मीन्स वो 18 ईयर्स का हो जाता है, तो उसके पास ऑप्शन आ जाती है कि वो अपनी जर्मन सिटीजनशिप कंटिन्यू रखना चाहता है या फिर किसी और कंट्री में वो रह रहा है या सेटल हुआ है वहाँ की सिटीजनशिप वो लेना चाहता है, तो ये चॉइस उसके पास आ जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड वे की, बाय राइट ऑफ सॉइल। इसका मीनिंग है कि जो चाइल्ड है वो जर्मनी में ही पैदा हुआ होना चाहिए और उसके पेरेंट को जर्मनी में रहते हुए 8 साल होने चाहिए। कोई भी पेरेंट, दोनों को भी हो सकते हैं और एक सिंगल पेरेंट को भी अगर 8 साल हो गए हो तो वो अपने चाइल्ड के लिए जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह चाइल्ड को भी ये राइट मिल जाता है आफ्टर 18 ईयर्स की उसको अपनी सिटीजनशिप कंटिन्यू रखनी है या वो किसी और कंट्री का सिटीजन बनना चाहता है। एक और केस है जर्मन सिटीजनशिप का, वो है अडॉप्शन का केस। तो अगर कोई जर्मन पेरेंट्स किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं जो किसी दूसरी कंट्री से है तो वो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली आफ्टर अडॉप्शन प्रोसेस एलिजिबल हो जाता है जर्मन सिटीजनशिप के। बस ये कंडीशंस हैं कि जो सारी जर्मन लॉ के अंडर जो भी अडॉप्शन की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग, हाउ टू गेट अ जर्मन सिटीजनशिप एंड बेनिफिट्स ऑफ जर्मन सिटीजनशिप। आई होप आपके लिए ब्लॉग हेल्पफुल हो और जो भी लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।